मैं किस कंपनी को लार्ज बुलाऊं, किस कंपनी को मिड बुलाऊं, किस कंपनी को स्मॉल बुलाऊं। सी ये डेफिनेशन तो अभी सेबी ने डिफाइन कर दी है। तो ये माइक्रो कैप करके बहुत यूज होता है, वो क्या होता है फिर? माइक्रो कैप्स आर यूज फॉर कंपनीज जो कि 500 के बाद होती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्मार्ट बीटा फंड्स काफी पॉपुलर हुए। इंडियन मार्केट्स नॉट दैट दे हैव मैच्योर्ड एज गुड एज यूएस मार्केट्स, बट धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहे हैं। ये पोर्टफोलियो आप बनाते हैं एंड बेसिकली दिस इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एक इन्वेस्टर को एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट में नहीं फंसना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सिंपली टारगेटिंग कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप, यू आर टारगेटिंग कंपनीज बेस्ड ऑन अ सर्टेन बिहेवियर। राइट। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं जिनको हमको पता रहना चाहिए? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Thank you so much, Siddharth, for doing this. I am very sure that the audience would have a wonderful understanding about mutual funds and ETFs. So, to begin with, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ we came across, जहाँ पे हमने देखा कि मिड स्मॉल कैप 400 निफ्टी 500 के पैट में 4% ही कंट्रीब्यूट करता था 2018 में, बट दैट नंबर हैज़ गॉन टू एज हाई एज 25%. तो पैट लेवल पे द नंबर हैज़ गॉन फ्रॉम 4% टू 25%, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, mid and small cap over the last 4 years, 5 years have generated a lot of value for the investors Wall Street पे. So I wanted to understand from your perspective, will this trend continue? जहाँ पे mid small cap का PAT level पे भी contribution बढ़ता जाएगा and at the very same time value generation में भी बढ़ता जाएगा. सो आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप पिछले 5 साल में काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। अगर आज हम देखें तो कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मिड एंड स्मॉल कैप में ही एग्जिस्ट करती हैं। Right. फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट्स आपके हुए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हुए, काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हुआ, इन्फ्रा की काफ़ी स्टोरीज सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप में है। सो आज जब हम मिड एंड स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर सेगमेंट की लीडिंग कंपनी मिड एंड स्मॉल कैप का Right. हिस्सा बन रही हैं। सो पिछले 5 साल में इन टर्म्स ऑफ पैट, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सभी चीज़ों में ये दोनों सेगमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। Right. सो अभी लोगों को मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा सा इवॉल्व नज़रिए से देखना चाहिए। पहले हम लोग बोलते थे कि लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए एंड मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम, बट नाउ वी फील कि 50% इन लार्ज कैप है ना, 50% इन मिड एंड स्मॉल कैप टुगेदर एक अच्छा तरीका हो सकता है इंडिया में वेल्थ क्रिएट कराएगा। तो पहले के टाइम पे हम देखते थे कि मिड स्मॉल कैप स्पेस में वॉलिटिलिटी बहुत एक्सट्रीम होती थी। 2-3 साल ऐसे होते थे जब 40-50% पर ईयर बेसिस पे आ रहे हैं, फिर एकदम से ही गिर जाते थे। तो वो वॉलिटिलिटी भी धीरे धीरे कम होती दिखेगी हमको ऐसा? नहीं, वॉलेटिलिटी के मामले में तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ कंपेयर टू माइक्रो कैप्स एंड एसएमईज जहाँ पे अगर हम देखें तो जो आजकल डेली स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं उनकी रुचि उधर ज़्यादा हो गई है, तो उधर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन वॉलेटिलिटी आपकी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी रीजनेबल है, जस्ट दैट फ्रॉम अ मार्केट डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू यू आर relatively able to enter the space and exit the space in a more smoother manner because वॉल तो है लेकिन साथ में लिक्विडिटी हैज इम्प्रूव्ड। सो जैसे कि आपने बताया कि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है और उनकी कंपनीज ही लीड कर रही है, बट वो स्टिल मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में है। तो ओवर द टाइम पीरियड डू वी सी कि ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट होगी? इफ़ यस देन कैसे होगी? आई थिंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग अभी ले सकते हैं। इफ़ यू लुक एट न्यू एंट्रेंट्स इन लार्ज कैप स्पेस तो आप वहाँ पे REC का नाम देख सकते हैं, Right. PFC का नाम देख सकते हैं, HAL, IRFC, Right. IRCTC, Right. ये सारी कंपनियां आज आपका निफ्टी 100 का हिस्सा बन गई हैं, Right. राइट। और ये सब पहले कंपनीज आपकी मिड कैप्स, लोअर मिड Right. कैप्स उधर पे एग्जिस्ट करती थी। तो ये तो होना ही है कि मिड कैप्स जो अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी, जिनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, वो आगे जाकर के लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। कई सारी कंपनियां बनी है और जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी के टाइम पे भी कई सारी ऐसी कंपनियां बनी है, तो अपॉर्चुनिटीज से एग्जिस्ट करती है आपकी मिड कैप में भी, स्मॉल राइट। एक हमारे व्यूअर के लिए है ये कि सबको पता है लार्ज कैप बड़ी कंपनी होती है, मिडिल साइज होती है, बट लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है मैं किस कंपनी को लार्ज बुलाऊं, किस कंपनी को मिड बुलाऊं, किस कंपनी को स्मॉल बुलाऊं। तो वो आप एक क्लैरिटी अगर दे पाए हमारे ऑडियंस के लिए कि ये कंपनी अगर इस सेक्शन को बिलोंग करती है तो लार्ज कैप हो जाती है, वैसे ये मिड और ये स्मॉल हो जाती है। सी ये डेफिनेशन तो अभी सेबी ने डिफाइन कर दी है। ओके। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोला जाता जाता है। है। ओके। और जो 101 रैंक से लेकर के 250th रैंक
तक की कंपनियां होती हैं मार्केट कैप के नज़रिए से, उनको मिड कैप बोला जाता है, और उनके नीचे आती है स्मॉल। ओके। तो सेबी ने ये डेफिनेशन एकदम फ्रीज कर दी है। तो इंडिया में तो अभी टॉप 100 लार्ज कैप, उसके बाद की 150 मिड कैप, Okay. उसके बाद स्मॉल। तो ये माइक्रो कैप करके बहुत यूज़ होता है जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, वो क्या होता है फिर? सो टिपिकली माइक्रो कैप्स आर यूज्ड फॉर कंपनीज जो कि 500 के बाद होती है। ओके। टॉप 500 के बाद जो कंपनीज होती हैं उनको माइक्रो कैप बोला जाता है। तो एनएससी के आजकल इंडिसेस भी हैं जो माइक्रो कैप को ट्रैक करते हैं। आपका निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो कैप अरे सारी आते हैं। कंपनियां उसमें 750 कंपनीज आती हैं। उसमें 750। राइट राइट। सिद्धार्थ, मैं जानना चाहता था कि जैसे पैसिवली इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके आ गए हैं लार्ज कैप फंड्स के लिए। अगर मेरे को निफ्टी 50 ट्रैक करना है तो मैं पैसिवली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या तो ईटीएफ्स के थ्रू। बट यही सेम ट्रेंड या फिर वही सेम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स या वही सेम नंबर ऑफ ईटीएफ्स मुझे मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में नहीं दिखते हैं। Correct. उसका मेन रीज़न क्या है? जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी पॉपुलर होने का एक स्टेप होता है कि जहाँ पे आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अल्फा जनरेट करने में स्ट्रगल करते हैं, करेक्ट। मार्केट को आउट परफॉर्म करने में स्ट्रगल करते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू, अल्फा जनरेशन का मीनिंग आप एक बार बताएंगे हाँ, हमको? तो अल्फा जनरेट करना मतलब आप अंडरलाइंग बेंचमार्क को या जिस मार्केट सेगमेंट को आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड ट्रैक करना चाह रहा है उसको आप आउट परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और जिस परसेंटेज से आउट परफॉर्म कर रहे हो उसको अल्फा बोलते हैं। राइट। तो एक लार्ज कैप फंड है और वो लेट्स से 15% रिटर्न देता है, लेकिन आपके मार्केट निफ्टी 100 ने जो एक लार्ज कैप इंडेक्स है उसने 14% रिटर्न दिया, तो 1% आउट परफॉर्मेंस। अल्फा बोले। ओके, गॉट इट। जिन जिन सेगमेंट्स में टिपिकली फंड स्ट्रगल करते हैं अल्फा जनरेट करने में, आउट परफॉर्म करने में, वहां पे हमने देखा है कि एक्टिव और पैसिव ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। Right. तो इंडिया में हमने देखा कि पिछले कई सालों में लार्ज कैप फंड्स ने स्ट्रगल किया निफ्टी 50 को परफॉर्म आउट परफॉर्म करने के लिए या फिर सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करने में, एंड इसी वजह से आपके लार्ज कैप पैसिव फंड्स पॉपुलर। राइट। राइट, देन उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी आपके सेक्टोरल ईटीएफ्स की और थीमेटिक ईटीएफ्स की, जहाँ पे आपको एक काफ़ी फोकस एक्सपोजर मिल जाता है एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर एक थीम में इन्वेस्ट करने के लिए। बट नाउ वी आर ऑलवेज सीइंग ट्रेंड्स कि मिड कैप एक्टिव फंड्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं बेंचमार्क को बीट करने में ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ओके। एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग passive funds, ETFs and index fund Right. in mid cap category also. सो सिद्धार्थ, हमने यूएस में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड देखा था, बहुत बार डेटा आता था कि 80-85% ऐसे एक्टिव फंड्स है जो बीट ही नहीं कर पाते पैसिव फंड्स को, इसलिए पैसिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। गिवन इंडियन मार्केट्स मेच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, नॉट दैट दे हैव मेच्योर्ड एज गुड एज यूएस मार्केट्स, बट धीरे धीरे वो मेच्योर हो रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी वो आउट परफॉर्मेंस थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा और पूरा इन्वेस्टमेंट पैसिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कैप? सी, मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट में नहीं फंसना चाहिए। ओके। उसको वो फंड चूज करना चाहिए जो जिससे वो लगता है कि अपनी रिस्क प्रोफाइल को मीट करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। करेक्ट। राइट, अगर वो एक्टिव से हो रहा है तो बढ़िया है, पैसिव से हो रहा है तो बढ़िया है, बट वी फील कि एक्टिव प्लस पैसिव एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। सो फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 यूज़ कर सकते हैं या फिर एक से लार्ज कैप फंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ऐसा ETF है जो कि आपको एक ऑल्टरनेट एक्सपोजर देता है लार्ज कैप। राइट। एंड जो वो एक्सपोजर लेकर के आ रहा है वो ना आपको निफ्टी 50 में मिलता है, ना ही आपको लार्ज कैप फंड में मिलता है। करेक्ट। सो आपको ऐसे पैसिव फंड्स में भी ध्यान देना है जो कि काफ़ी यूनिक है, राइट। जिनका फ्लेवर एक्टिव साइड पे है ही नहीं। करेक्ट। Right, so you pick either Nifty 50 or a large cap fund, but you can also pick funds जो कि सिर्फ पैसिव साइड पे ही है, एंड Right. पोर्टफोलियो ओवरऑल बनाने में ध्यान दीजिए rather than दिस डिबेट ऑफ this debate of कि एक्टिव Right. सही है कि पैसिव सही है। इनफैक्ट अगर मैं अभी पिछले एक साल का डेटा देखूं तो कई सारे लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ओके। जो कि पहले नहीं हो रहा था। राइट, Right. मैं एक साल पीछे Correct. जाके डेटा देखता तो उल्टा था, राइट। और अभी कई सारे मिड कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क Benchmark को। को। सो डेटा बदलता रहता है। Correct. जरूरी ये है कि आपको कुछ
पैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप एक मार्केट रिटर्न जनरेट करेंगे, करेक्ट। राइट। एंड जो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस की सिक्लिकलिटी होती है उससे थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। करेक्ट। लेकिन साथ में अगर आपको लग रहा है कि कोई फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है, आपको पसंद आ रही है स्ट्रैटेजी, तो आप बेशक निवेश करिए उसमें, राइट। एंड लेकिन उसकी सिक्लिकलिटी भी फिर आएगी। Correct. लेकिन यू कैन देन स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट गेटिंग वरीड अबाउट कि आई एम कंप्लीटली एक्सपोज टू फंड मैनेजर स्टाइल एंड मैं बीटा मिस कर रहा हूँ। तो आप बीटा पैसिव के थ्रू टारगेट करिए या फिर एक यूनिक फंड्स को पैसिव के थ्रू टारगेट करिए, एंड साथ ही साथ इफ यू लाइक अ फंड मैनेजर या किसी फंड हाउस को लाइक, देन यू कैन यूज देयर एक्टिव फंड। सो ऑन द सिमिलर लाइंस, जैसे मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो हमारी टॉप 50 कंपनीज है वो मुझे एक्सपोजर दे रही है, बट जब मैं ऐसा करता हूँ तो इज़न्ट इट द केस कि मैं उन कंपनीज को मिस कर रहा हूँ जो निफ्टी 50 में एंटर करने वाली है, क्योंकि वो कंपनियाँ जो निफ्टी 50 में एंटर करने वाली है वो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही होगी, तभी उसको निफ्टी 50 में एंटर करने का चांस मिलेगा। Correct. सो द मोमेंट आई शिफ्ट माई पोर्टफोलियो टू द पैसिव पार्ट, तो ये मैं हमेशा मिस आउट नहीं करूँगा। नहीं, तो यहीं पे हम लोग पिछले सवाल में मैंने एक बोला आपको कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की Right. मैंने। सो वो एक ऐसा इंडेक्स फंड या फिर ETF है निफ्टी नेक्स्ट 50, जहाँ पे आपको वो लोअर 50 जो कंपनीज है लार्ज कैप सेगमेंट की, उसका ही एक्सपोजर मिलता है। सो अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी टिल्ट हो गया है टुवर्ड्स योर मेगा कैप कंपनीज, अगर हम टॉप बैंक्स एंड रिलायंस एंड टॉप IT कंपनीज को बोल सकते हैं, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को ऐड कर सकते हैं Right. अपने पोर्टफोलियो में। उस इंडेक्स ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। अगर आप लॉन्ग टर्म पे भी देखेंगे, सो वो निफ्टी 50 से ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन काफ़ी रीजनेबल वेल्थ क्रिएशन किया है उसने, बिकॉज एज यू सेड इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ smaller large cap plus a larger Well, mid cap mid cap company. company. So it has done really well in terms of creating wealth. Though it has its own cyclicality, Right. it is more volatile than Nifty 50. Correct. But portfolio it makes a lot of sense. राइट। सो सिद्धार्थ, वेन एवर वी टॉक अबाउट पोर्टफोलियोज की, मैं मेरा खुद का एक मान लीजिए इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो हमको बुक्स में हर जगह यही पढ़ाया गया है कि 12-15 स्टॉक बहुत होते हैं। Correct. बट द मोमेंट मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं 3 या 4 भी ETFs म्यूचुअल फंड्स ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कुछ 100 स्टॉक्स से तो कम एक्सपोज हो ही जाता है। Correct. तो इजंट इट द केस कि मैं जब ETFs और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाता हूँ और 3-4 म्यूचुअल फंड्स का ब्लेंड बना देता हूँ, तो आई एम ओवर डाइवर्सिफाइंग माई सेल्फ और मैं मेरा रिटर्न का पोटेंशियल शायद कम कर देता हूँ। मेरे हिसाब से लेस देन 10 अराउंड टू 7-8 फंड्स शुड बी इनफ एक किसी के एक सॉर्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो। पीपल कैन टेक टैक्टिकल कॉल्स ऑल्सो, राइट। राइट, एंड उसमें तो फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो जाती वो टैक्टिकल को सेक्टर को यूज़ करके करेंगे। है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोर पोर्टफोलियो अगर मैं बनाना शुरू करूँ, यू कैन यूज अ निफ्टी 50, मैं सिर्फ पैसिव का एग्जाम्पल, राइट, राइट। a Nifty 50 and a Next 50, Right. and then I add a mid cap active fund or a passive fund and a small cap active fund or a passive Right. fund, right, and create a equity. Plus then I add gold ETF, commodity, Correct. कुछ कर रहे हैं। मैंने 7-8 फंड्स के साथ Correct. अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, which मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से Right. बनाया। Now if I feel that I'm in a bull market, राइट। तो मैं एक मोमेंटम बेस्ड फंड या अल्फा बेस्ड फंड हम लोग ऐड कर सकते हैं, Right. विच इज रनिंग ऑन अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। करेक्ट। अगर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं टैक्टिकली लो वॉलेटली बेस्ड Correct. में ऐड कर सकता हूँ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक या IT, अभी हम जो देख रहे हैं IT काफ़ी वापस आ रहा है। वापस आ सकता है, आ नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ IT का टाइम आने वाला है, देन यू कैन ऐड IT टू योर पोर्टफोलियो। तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस पैसिव के थ्रू मिल जाते हैं एक्सपोजर लेने के लिए, सेक्टर्स में, थीम्स में, एक स्ट्रैटेजी में, एंड इवन इंटरनेशनल में भी, राइट। राइट नाउ वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज कि हमें चाइना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम चाइना में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ये सब आप एक टैक्टिकल कॉल में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहना पड़ेगा कि टाइमिंग के बेसिस पे कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। सिंस वी आर एट इट, तो आप हमें बताइए, हमको अगर चाइना जैसी कंट्री में इन्वेस्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं?
तो इस समय तो काफी सारे रूट्स क्लोज्ड हैं फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अभी ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है सेबी द्वारा Okay. कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कई सारी स्कीम इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं कर सकती है, इसलिए काफी सारे इंटरनेशनल फंड्स क्लोज्ड है। Okay. हमारे भी 5 इंटरनेशनल फंड्स हैं, इन पांचों क्लोज्ड है बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट Touch हो गई, टच हो right. गई है। सो अभी तो वी डोंट हैव एन ऑप्शन, बट अगर खुला होता तो देयर इज वी हैव हैंगसेंग टेक व्हिच Okay. provides exposure to 30 top tech companies Of China. listed in Hong Kong. Then there are other mutual fund players जिनके पास Hang Seng Bees है, Right. and लोगों के पास active funds भी है चाइना में, so then you have opportunities. सो व्हाट इज द राउट? जैसे म्यूचुअल फंड जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ईटीएफ के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट होता है, तो फंड पूल होता है और वो स्टॉक्स में उतना उतना प्रपोर्शन इन्वेस्ट कर देता है। Correct. तो जब बाहर जाते हैं इन्वेस्ट करने, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस? मतलब फंड पूल हो गया, उसके बाद क्या होता है? सेम ही होता है, देखो दो तरीके करने के, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करेंगे ओके. और आप वी रन अ यूएस बेस्ड फंड आल्सो, सेंट्रिक फंड आल्सो ना हांगकांग सेंट्रिक फंड आल्सो, एंड दोनों फंड में डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं ओके. उस मार्केट में जाती है, एंड इट वर्क्स सिमिलरली टू Right. एज इंडियन मार्केट्स, राइट। दूसरा तरीका है कि आप वहाँ के फंड्स में इन्वेस्ट करिए, लाइक अ फंड ऑफ फंड। ओके. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर रनिंग वन स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, Okay. एंड कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो लोग इंटरनेशनल स्कीम्स में इन्वेस्ट Right. करते हैं, तो वो फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी को राइट. तो जब मैं फंड ऑफ फंड में करता हूँ, तो क्या मेरा कॉस्ट दो बार ऐड होता है कि मैंने एक जो इंडिया वाला फंड है उसको कुछ रेशो दिया, एक्सपेंस रेशो दिया, और फिर जब वही फंड आगे एक फंड में इन्वेस्ट करता है, Yeah. तो क्या डबल कॉस्टिंग होता है मेरा उसमें? डबल कॉस्टिंग होता है Okay. उसमें लेकिन देखिए डबल कॉस्टिंग तो होता है, लेकिन साथ में आपको देखने की ज़रूरत है कि वो डबल कॉस्टिंग होने के बाद भी कितना महंगा हो रहा है सिंगल कॉस्टिंग वाला। राइट. अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक्स में, उसके बाद भी मैं मेरा ETF या फिर इंडेक्स फंड 70 बेसिस पॉइंट पे है, एंड मैं फंड ऑफ फंड रन कर रहा हूँ, एंड अंडरलाइंग फंड 10 बेसिस पॉइंट है, उसके ऊपर मैं 30 बेसिस पॉइंट चार्ज कर रहा हूँ, तो एग्रीगेट होकर के भी 40 बेसिस ही right. सो वाइल फंड ऑफ फंड में डबल कॉस्टिंग होती है, एंड टिपिकली फंड ऑफ फंड मोर एक्सपेंसिव होते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट हमेशा प्रूडेंट होता है कि आप चेक कर लो कि आपका टोटल TER इंक्लूडिंग द अंडरलाइंग कितना है, एंड देन यू कंपेयर इट, देन हो सकता है कि फंड ऑफ फंड भी आपको रीजनेबल लगे। सिंस वी स्पोक अबाउट इट, आई थिंक हमने मिस कर दिया, बहुत लोगों को शायद एक्सपेंस रेशो या TER जो हमने यूज़ कर लिया कैजुअली, वो उसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो एक बार इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट. So basically, बहुत ही simply, expense ratio is what asset management companies charge to run a fund. करेक्ट. For example, अगर कोई एक फंड है जिसका expense ratio 1% है, तो 1% of the AUM will be charged by the AMC Right. to run that scheme. ओके. एंड वो 1% में आपकी अंडरलाइंग ओ फीस विच इज ऑपरेशन फीस होती Correct. है, आपकी मैनेजमेंट फीस होती Correct. है, टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें उसमें GST सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो दैट इज दी ऑल कॉस्ट विच इज बोर्न बाय दी स्कीम। सो हाउ इज इट चार्ज? साल में एक बार डिडक्ट होता है इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, या फिर डेली बेसिस पर इट डिडक्ट? इज डिडक्टेड ऑन अ डेली बेसिस। वो- ऐसा नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर कोई डिपेंड कर रहा है कि कौन का फंड बाई कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, उस पर निर्भर नहीं करता, इट इज डिडक्टेड ऑन अ डेली बेसिस। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि एक्सपेंस रेशो जनरली कम होता जा रहा है, करेक्ट। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि वाई पहले म्यूचुअल फंड हम देखते थे कि एक्सपेंस रेशो 2-3% का भी होता था, अब वो तो बहुत ही कम केसेस है जहाँ पे ऐसा है, तो वाई इज़ द केस कि वो कम होते जा रहा है? दो रीजन है, एक तो सेबी ने भी डिफाइन करके रखा हुआ है कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं अपनी स्कीम में। कुछ है वो नंबर एग्जैक्ट? Yeah. So there's a big list given for active funds also and for passive funds also. And investor को देखना तो सेबी की वेबसाइट पे जाकर के गाइडलाइंस में देख सकते हैं। एंड तो पहला हुआ है, दूसरा ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है। पैसिव फंड में फॉर एग्जांपल 1% तक अलाउड है, Okay. लेकिन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ETFs मार्केट में, तो 0.05% के टिपिकल एवरेज TER के आसपास चल रहा है सब कुछ। चल रहे हैं। तो अगर आपको सालाना आपकी टोटल कॉस्ट जो एमसी चार्ज करती है, दैट इज ओनली 0.05%, विच इज काफ़ी लो। एंड आई थिंक उसके पीछे रीज़न कंपटीशन है, एंड साथ में ये भी कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसिव फंड एट अ लोअर कॉस्ट हो,
एंड क्योंकि वो पैसिवली रन है। करेक्ट। सो जैसे एक्सपेंस रेशो का आपने ETF में बात किया, तो वैसे एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और ETFs में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं जिनको हमको पता रहना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें सबसे पहले कि वो फंड मैनेजर के के व्यू पे चलते हैं, बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो मैं एक लार्ज कैप एक्टिव फंड का एग्जांपल लेता हूँ। लार्ज कैप एक्टिव फंड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ टू इन्वेस्ट 80% इन लार्ज कैप ओके, companies, which is top 100 companies, जैसे Right. हमने पहले डिस्कस किया, and 20% they can invest मिड एंड स्मॉल। mid and small Perfect. or other. Correct. They can take a cash call or whatever. So यहाँ पे then fund manager picks out sectors and stocks which he prefers. Right now he might like a second largest bank and not like a largest bank. Correct. And then उसी हिसाब से he can over invest or under invest compared to What- the benchmark. Right. Or completely exclude also Right. from his or her portfolio. Right. एंड इसी के बेसिस पे उसका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जनरेट करता है। एंड टिपिकली द आइडिया इज कि वो अपनी स्किल सेट के बेसिस पे मार्केट को आउट परफॉर्म कर करेंगे। एक्टिव म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट Right. परफॉर्मेंस, राइट? बट देखा ये गया है कि इस दौड़ में या इस ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में कई बार वो लोग अंडर परफॉर्म भी करते हैं। राइट। जैसे जैसे मार्केट एफिशिएंट हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करना। एंड दैट टू जब हम आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आपके लिए एज एन इन्वेस्टर वो पोस्ट कॉस्ट आता है। Right. तो एक्टिव म्यूचुअल फंड टिपिकली बिकॉज फंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, रिसर्च इन्वॉल्व है, स्टॉक्स पिक करने में, स्टॉक्स रिजेक्ट करने Right. में, कॉल लेने में, सो वो टिपिकली ज़्यादा TER पे होते हैं करेक्ट। कंपेयर। Right. पैसिव फंड का काम क्या है कि वो अंडरलाइंग बेंचमार्क को ही ट्रैक करता है। Okay. ट्रैक करने के लिए जो बेंचमार्क में स्टॉक्स होते हैं एंड जिस वेट में प्रेजेंट होते हैं Right. बेंचमार्क में, उसी प्रोपोर्शन में ही इन्वेस्ट जैसे निफ्टी में 35-38% बैंकिंग स्टॉक्स है, तो तो उतना नहीं ही। लेगा। इनफैक्ट वन एक्सटेंड अगर 13% HDFC बैंक है तो इट विल इन्वेस्ट 13% ओनली इन HDFC। Correct. रिलायंस अगर 11.5% है तो रिलायंस में 11.5% ही इन्वेस्ट करेगा, ना 0.001% ज़्यादा, ना ना कम। कम। सो बेसिकली पैसिव फंड ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो आपको दे दे। राइट। आइडिया होता है ना आउट परफॉर्म करे ना अंडर परफॉर्म Right. करे, जो भी अंडरलाइंग का रिटर्न है वो आपको देते हैं। टिपिकली दे आर ऑफ लोअर कॉस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अंडरलाइंग रेप्लिकेशन, एक्टिव मैनेजमेंट इज Not there. नॉट इन्वॉल्व्ड राइट। एक्सेट्रा। तो ये हो गया एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स। Correct. वैसे ही ETFs कैसे इन दोनों से डिफरेंट हो जाता है? तो ETF में एक फर्क और काफी इंपॉर्टेंट फर्क आ जाता है कि ये एक स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके। तो म्यूचुअल फंड्स में मतलब स्टॉक की तरह अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ ETF को, तो मुझे डीमैट अकाउंट लगता होगा। एब्सोल्युटली म्यूचुअल फंड में वो नहीं। डीमैट अकाउंट नहीं लगता है। तो आप म्यूचुअल फंड में जब भी आपको बाय सेल करना होता है, आप डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एमसी के पास आते हो, राइट? Okay. और डे एंड नैफ पे ही आपका ट्रांजैक्शन। ओके। ETF क्या होता है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, अपने ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू ETF को मार्केट टाइमिंग में इंडिया में आप उसको Buy बाय sell सेल कर कर सकते हैं Okay. एट अ प्राइस विच इज प्रेवलेंट एट दैट टाइम। Okay. एंड ये ETF को बहुत पावरफुल बनाता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी है, राइट? तो अगर लेट्स से आज दोपहर 12 बजे निफ्टी 50 1% डाउन है, तो मैं निफ्टी 50 ETF 1% लोअर वैल्यू पे खरीद पाऊंगा अगर मैं 12 बजे खरीदने जाता हूँ तो। और लेट्स से निफ्टी 50 1% ऊपर क्लोज होता है, तो जो मैं म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड खरीद रहा था, वो मैं 1% ऊपर की वैल्यू पे ही खरीद पाता। राइट। तो ETF आपको एक ऑप्शन देता है इंट्राडे में एंट्री एग्जिट करने का। ओके। तो आपकी जो इंट्राडे लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप कोई लेवल ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं, मुझे निफ्टी में 22,700 पे ही आना है, 22,500 पे ही आना है, 23,000 पे आना है या जाना है, तो वो सब आप कॉल से ETF के थ्रू ले सकते हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड में NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, वैसे ETF में भी होता होगा NAV। Correct. तो लेकिन जब मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स, वो जो प्राइस होती है ETF की यूनिट्स की, वो उसको ऊपर नीचे ले जाता होगा। करेक्ट। तो बहुत बार ऐसे ओकेजन्स होते होंगे शायद कि उसका जो प्राइस है वो अपने NAV से मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो
क्या कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए इन दिस केस? सो इसका मैं एक लंबा आंसर दूंगा. सी नैव ETFs के लिए भी डिटरमाइन होती है, इंडेक्स फंड के लिए भी होती है और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए भी होती है. लेकिन फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ETFs मार्केट आवर्स में ट्रेड करते हैं लाइक इन स्टॉक. सो और वो उस वैल्यू पे ट्रेड करते हैं जिस वैल्यू पे मार्केट है एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड INAV, विच इज़ इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू. उसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल बताऊंगा. कल लेट से निफ्टी 50 ETF का नाव था 100 रुपया. आज मार्केट दोपहर 12 बजे 1% डाउन है. सो उस निफ्टी 50 ETF का INAV हो जाएगा 99 रुपये, 1% डाउन. एंड वो 99 रुपये नाउ सारी AMCs अपनी वेबसाइट्स या फिर एक्सचेंज को प्रोवाइड करती है. तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है. तो अभी जो उसकी करेक्ट प्राइस है वो 99 रुपये के आसपास है. अभी एक और कंसेप्ट आता है कॉल्ड मार्केट मेकर. ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, यानी हर AMC अपॉइंट करती है कि इस INAV के आसपास, मेरे एग्जांपल में 99 रुपये के आसपास बाई सेल करे. ओके. सो वो एक बायर की तरफ भी खड़ा होता है और सेलर की तरफ भी खड़ा होता है. तो ये सॉर्ट्स ऑफ एक रिंग फेंसिंग हो जाती है कि आपका 99 रुपये के आसपास ट्रेड करते रहे एंड साथ में जो आपके बचे हुए रिटेल पार्टिसिपेंट्स आते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो भी टिपिकली फिर 99 रुपये के आसपास ट्रेड करते हैं. तो जैसे आपने बोला कि आपके मार्केट मेकर्स अपॉइंटेड होते हैं, तो कौन होता है ये? मतलब कोई AMC खुद के ही लोग वो से ट्रेड करवाता है या फिर किसी को अपॉइंट कर? सो टिपिकली ये लोग ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकिंग आर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे केस में भी कई सारे NSE या BSE इम्पैनल्ड मेंबर्स जो होते हैं वो मार्केट मेकर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं. एंड हमारे केस में देयर इज अ सिस्टर कंसर्न ऑल्सो विच इज़ अ मार्केट मेकर फॉर अस. तो इन लोगों का काम यही होता है कि बेसिकली INAV के आसपास दे प्रोवाइड बोथ बाय एंड सेल कोटेशन सो दैट योर ETF ट्रेड अराउंड दैट लेवल. दैट आई रिमेंबर वन इंस्टेंस, कोई ETF का ही बात था, तो उसमें उस ETF का अगर इट वाज ट्रैकिंग निफ्टी 50, सो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड कुछ 13.5% रिटर्न आया था, बट निफ्टी का रिटर्न वाज 13.3% ओवर अ 1 ईयर टाइम फ्रेम. करेक्ट. तो ये डिफरेंस क्यों आ जाता है कभी कभी ETF और इंडेक्स के रिटर्न में? ओके, सो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे. अभी क्योंकि हम लोग INAV की बातें कर रहे थे and मैं बोल रहा था कि उसी लेवल के आसपास ट्रेड करना चाहिए. तो पहला है कि हो सकता है कि ETF अपनी INAV की प्राइसिंग से प्रीमियम या डिस्काउंट पे ट्रेड करे. तो जब भी कोई इन्वेस्टर ट्रेड करना चाह रहा है तो हमेशा वो INAV चेक करने के बाद ही ट्रेड करे. एक एंड टिपिकली द बेस्ट थिंग इज कि लिमिट प्राइस यूज़ करके. अगर 99 रुपये का भाव चल रहा है तो मैं शायद 99 रुपये 10 पैसे या 99 रुपये 20 पैसे की लिमिट प्राइस डाल करके आई विल पुश दी ऑर्डर सो दैट माई बाइंग इज अराउंड दी करेक्ट लेवल्स. एंड जहाँ पे आपने बोला कि थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों आता है, देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा फर्स्ट बिकॉज ऑफ आपके एक्सपेंस रेशियो की वजह से. ओके. अगर ETF लेट्स से देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट बीटा ETFs या थीमेटिक ETFs जो कि लेट्स से 30 बेसिस पॉइंट या 0.3% का जिनका TR या 0.5% का TR है, तो वैसे ही इंडेक्स को उतने परसेंटेज से तो अंडर परफॉर्म करेंगे ही, बिकॉज इंडेक्स आपका पेपर पोर्टफोलियो है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉस्ट. सो पहला रीजन ऑफ अंडर परफॉर्मेंस मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पोस्ट इट्स अ कॉस्ट. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि टिपिकली अगर आपका इंडेक्स बहुत ज़्यादा रेप्लिकेबल नहीं है या फिर इलिक्विड स्टॉक से भरा हुआ है, तो हो सकता है आपका ETF और इंडेक्स स्ट्रगल करे अंडरलाइंग स्टॉक्स को बाई करने में, सेल करने में, जिसकी वजह से एक परफॉर्मेंस डिफरेंशियल भी आता है. एक और आई थिंक केस हो सकता है सिद्धार्थ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि निफ्टी 50 है, उसमें एक ही साल में 8-10 स्टॉक्स निफ्टी से निकल गए और वापस कुछ 8-10 नए आ गए. करेक्ट. तो सिंस निफ्टी तो एक पेपर पोर्टफोलियो है, करेक्ट, पे तो उन्होंने हाथ से कर दिया. करेक्ट. बट जब हम ETF बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड बना रहे हैं, तो हमको तो एक्चुअली में डिसइन्वेस्ट करके न्यू इन्वेस्टमेंट कर. एब्सोल्युटली. तो अगेन वो आपका कॉस्ट ऐड, उससे भी कॉस्ट आती है. वो इसी मैंने एग्जांपल बताया एक इलिक्विड इंडेक्स का. टिपिकली निफ्टी 50 में दिक्कत इतनी नहीं होती है बिकॉज निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स बहुत लिक्विड है. सो 5-6 स्टॉक्स को बेचना, 5-6 स्टॉक्स को खरीदना रिलेटिवली ईजिली हो जाता है. लेकिन अगर यही काम मैं किसी एक इलिक्विड
इंडेक्स के लिए करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे चैलेंज हो सकता है, राइट? तो जैसे मैं एक रिटेल पार्टिसिपेंट हूँ, मैं कोई स्टॉक खरीदना होता है तो मैं जाके मार्केट में खरीद लेता हूँ। अगर कोई एएमसी को एक स्टॉक खरीदना है, गिवन वो एक स्मॉल कैप या मिड कैप का फंड बना रहे हैं, ETF बना रहे हैं, और वो एक साथ बल्क में कोई स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक खरीद रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उनके इन्वेस्टमेंट से तो पूरा मूवमेंट आ जाता होगा स्टॉक। करेक्ट। सो हाउ डू वी नेगेट दैट? हम लोग भी मार्केट में ही जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर जैसा मदर आउट? तो मैं पैसिव की बात करूंगा। पैसिव में टिपिकली हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं, अपने इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स इम्पैनल्ड होते हैं हम लोग के साथ, उनके थ्रू। बस हो सकता है कि थोड़ी सी खरीदने की स्ट्रैटेजी डिफर कर जाए, राइट? कुछ लोग आधे घंटे के लिए स्प्रेड कर देंगे अगर बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, कुछ लोग 1-2 घंटे के लिए स्प्रेड कर देंगे अगर ऑर्डर बड़ा होगा। तो काफ़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं डिप्लॉय करने की, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। आप इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय कर सकते हो, आप टाइम वेटेड एवरेज कर सकते हो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज कर सकते हो। तो काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। तो वी टेक अ कॉल कि अंडरलाइंग पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। निफ्टी 50 में क्विक डिप्लॉयमेंट होता है, मिड कैप में थोड़ा सा स्प्रेड आउट करना पड़ता है। ETF में एक और इंटरेस्टिंग टर्म है जो लोग पढ़ते हैं बट आई थिंक समझते नहीं है, दैट इज ट्रैकिंग एरर। करेक्ट वो क्या होता है एग्जैक्टली? आई थिंक हमने डिस्कस किया होगा बट नाम नहीं दिया होगा इसका। करेक्ट तो वो करेक्ट। क्या है? सो ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस दो टर्म होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट? एंड मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत टेक्निकल होती है, ठीक है? सो ट्रैकिंग डिफरेंस इज नथिंग बट परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अगर आपका इंडेक्स 12% रिटर्न दे रहा है और आपके फंड ने 11.94% रिटर्न दिया है, तो 0.06% इज द ट्रैकिंग डिफरेंस ट्रैकिंग डिफरेंस, ओके? एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है वही आपका फंड रिटर्न दे। तो जितना छोटा उतना बेटर। जितना छोटा उतना बेटर, राइट? एंड ट्रैकिंग एरर बेसिकली क्या होता है, वो थोड़ा और ज़्यादा ग्रैनुलर जाता है। वो दिखता है कि क्या डेली बेसिस पे मेरा ETF या इंडेक्स फंड वैसे ही मूव हो रहा है जैसे मेरा अंडरलाइंग इंडेक्स मूव हो रहा है। तो आप जो ट्रैकिंग डिफरेंस देख रहे हो वो तो अब लेट्स से आप 1 साल के अंतराल पे देख रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन ट्रैकिंग एरर ये चीज़ आपकी डेली ट्रैक करता है, ठीक है? तो डेली क्या करता है कि इंडेक्स का रिटर्न क्या था, ETF का रिटर्न क्या है, दोनों के रिटर्न में डिफरेंस क्या है, एंड वो एक ऑब्जर्वेशन देखने के बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका ETF कितना फेथफुली ऑन अ डेली बेसिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे भी लोअर इज बेटर। जैसे कंपनी को हम जब सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो फंडामेंटली हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। वैसे ही आई एम श्योर म्यूचुअल फंड्स और ETFs में भी आप एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बताना चाहो तो कुछ कुछ फैक्टर्स होंगे जो आप देखते होंगे। Correct. तो म्यूचुअल फंड्स के क्या ऐसे फैक्टर्स है जो मुझे देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? लाइकवाइज फिर ETFs के क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे को देखने चाहिए? ओके, तो पहले म्यूचुअल फंड की बात करें। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? आप एक स्मॉल कैप एक्सपोजर लेना चाह रहे हो या फिर मिड कैप या फिर एक मल्टी कैप अप्रोच चाहते हो या एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच चाहते हो, पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। एंड देन उस कैटेगरी के फंड्स चूज करने पड़ेंगे। एंड देन ऑब्वियसली आई थिंक यू हैव टू ऑल्सो लुक एट दी, जब आपने कैटेगरी चूज कर ली कि डिफरेंट फंड्स के डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। किसी फंड की या फंड मैनेजर की एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच हो सकती है, कोई एक मोमेंटम चेजिंग हो सकता है, कोई एक क्वालिटी सेंट्रिक हो सकता है। तो विच एवर aligns with your investment objective, risk profile, and just then you can वो आप shortlist करिए and then look at obviously portfolio कि how कि whether that fund manager is true to what he is saying कि मैं ऐसे invest करूँगा। If you like his portfolio, historical performance typically long term के लिए देखिए, near term के लिए मत देखिए। and then obviously look at कि उसका portfolio आगे के लिए भी सही तरह से geared है कि नहीं है, and then take a call whether to invest in that concerned mutual fund or not. तो लॉन्ग व्हेन यू से लॉन्ग टर्म मतलब म्यूचुअल फंड्स हर तरह के रिटर्न्स दिखाते हैं। Correct. 3 months के 6 months के 1 year 3 year 5 years। सो व्हाट इज Correct. लॉन्ग टर्म क्या देखना चाहिए? Yes, typically I'll look at
परफॉर्मेंस ओवर अ मार्केट साइकिल. अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी अगर मैं देखूँ तो ये एक हम लोग बुल फेज में है पिछले 3 साल से. सो मैं सिर्फ 3 साल की परफॉर्मेंस परहैप्स नहीं देखूंगा. मैं उसके पहले के जो 3 साल जब 2017-18 के टाइम पे जब एक थोड़ा सा करेक्शन फेज था और मार्केट्स इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, मैं वहाँ पे भी देखूंगा कि फंड कैसे परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे फंड मैनेजर का अप्रोच क्या था. एंड देन डिपेंडिंग ऑन फंड्स कंसिस्टेंसी आई विल टेक अ कॉल रादर देन लुकिंग एट अ पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस. तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाता है. recent performance I look at ki on a cycle basis and then on a consistency basis how the fund is doing. And what about ETFs? ETFs में सी पहला तो यही आएगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट. आपको नेक्स्ट 50 में एक्सपोजर लेना है या निफ्टी 50 में या किसी फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट लेना टॉप है. लाइन तो सेम हो गया. टॉप लाइन तो सेम हो गया. देन आई थिंक अगर दो फंड सेम है तो दी टाई ब्रेकर विल बी डिसाइडेड ऑन एक्सपेंस रेशियो. कौन कम कॉस्टली है, ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर, राइट. एंड लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज. लिक्विडिटी कैसे ट्रैक होगी? मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ और टेक्निकल तरीका भी बताता हूँ. सिंपल तरीका ये है कि आप देखिए उसमें वॉल्यूम्स कितनी है पिछले महीने की या महीने की, 3 महीने की, वॉट एवर. एंड देन थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा और टेक्निकल देखना है तो आप देखिए उसकी ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है. ऑर्डर बुक अगर आपको हेल्दी दिख रही है एंड साथ में आपको दिख रहा है कि ऑर्डर बुक अराउंड दी नैव है, अगर लेट्स से 99 रुपये का नैव है, आई नैव है और 99 रुपये के आसपास आपको हेल्दी ऑर्डर बुक दिख रही है तो आप वहाँ पे खरीद बेच सकते हैं. बिकॉज बुक इज बिड आस्क बुक जो होती है. बिड आस्क बुक क्या होगा ना कि कई सारे ETFs ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे यू आर टेकिंग कॉन्ट्रा कॉल एंड मे बी वहाँ पे उतनी लिक्विडिटी नहीं है, राइट. अगर आप फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ETFs काफ़ी लिक्विड होते हैं, नेक्स्ट 50 उतने लिक्विड नहीं होते हैं, तो मे बी शायद आपको वॉल्यूम उतनी ना दिखाई दे बट यू आर स्टिल एबल टू बाय एंड सेल बिकॉज ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपको एंड अराउंड INAV दिख रही है. सो इंडिया में म्यूचुअल फंड का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वाइड स्प्रेड वे में लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, इन्वेस्ट करने लग गए हैं. बट ETF रिलेटिवली इंडिया में आज भी नया है. Correct. तो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो मोटा मोटी मुझे एक्सपोजर सेम मिलता है, रिटर्न्स एक तरीके से अगर वो सेम चीज़ को ट्रैक कर रहे तो सेम मिलते हैं. तो वाई इज़ द केस कि इंडिया में ETFs इतने नेसेंट स्टेज पे है एज अ प्रोडक्ट और पर म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है आइडल SIP राउट और थ्रू लमसम राउट. Basically, I think one reason is that we still have to educate lot of retail investors about power of ETF, right? Power of passive funds. Institutional investors तो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं ETFs में, HNIs काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं. अगर मैं इक्विटी का हिस्सा देखूँ तो ऑलमोस्ट 15% प्लस है हिस्सेदारी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ETFs और इंडेक्स फंड की. तो AUM पॉइंट ऑफ व्यू से है लेकिन वो ज़्यादातर AUM इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आ रहा है. आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक उतना समझ नहीं पाए हैं कि ETFs कैसे वर्क करते हैं, इंडेक्स फंड कैसे वर्क करते हैं एंड स्पेशली ETF को कैसे खरीदना बेचना चाहिए. थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है. आई थिंक हमारे साइड से भी, AMCs के साइड से भी वो एक एजुकेशनल ड्राइव करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि ETF कैसे खरीदे बेचे जा सकते हैं. आई थिंक यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन कि आप सिर्फ पैसिव वर्सेस एक्टिव ना सोचो एंड ऐसे सोचो कि देयर आर फंड्स विच आर ओनली अवेलेबल ऑन दी पैसिव साइड, यूनिक आइडियाज़, तो शायद लोग ज़्यादा सुनेंगे एंड दिलचस्पी दिखाएंगे. बट हाँ, आई थिंक अभी हम जो पिछले 2-3 साल में देखें तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, स्पेशली इन गोल्ड. आप देखिए तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले जैसे म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, नॉट एज ऑफ नाउ. अभी तो ऑनलाइन लोग डायरेक्टली AMC के थ्रू इन्वेस्ट कर लेते, बट पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाया है टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स. पर उस समय ETFs को तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते थे. करेक्ट. क्योंकि आपको डीमैट चाहिए सब चीज़. करेक्ट. तो क्या उसकी वजह से जो इनिशियल पुश रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स को मिला है और ETFs डिजिटली एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा ऐसा है? देखिए, ये जो आपके आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो उभर के आ रहे हैं साथ में आपकी जो ये ज़ीरो ब्रोकिंग वाले आजकल जितने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इनके वजह से ETF को फ़ायदा तो हुआ है. बिकॉज एक जो कॉस्ट थी ETF में बाय सेल करने की
वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है, राइट, बिकॉज आप ब्रोकिंग ऑल अक्रॉस रिड्यूस हुआ, इनफैक्ट ज़ीरो हो गया है. सो इससे ETF को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. एंड देन लोग भी काफ़ी जागरूक हुए आजकल. अगर आप देखें ट्विटर और इंस्टा, सबको, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो छोड़ दीजिए, सबको इंट्राडे FNOs करना है. इंट्राडे जिसे करना है या फिर एक टैक्टिकल कॉल लेनी है, ETF काफ़ी अच्छे ज़रिया हो गया. अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं लेनी है, आपको सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेनी है. सो इसलिए ETF काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं. आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर साइट्स पे भी इंडेक्स फंड्स हुए, फंड ऑफ फंड्स हुए, वो लोग वो तरीका अपना रहे हैं एक पैसिव एक्सपोजर देने के लिए अपने क्लाइंट को. और सिद्धार्थ, अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स और ETFs की बात करें तो लॉन्गर रन में वेल्थ क्रिएशन के लिए ये अभी भी बेस्ट एवेन्यूज है फॉर पीपल हु जस्ट एंटर्ड द मार्केट, जॉब मार्केट्स, अभी काम करने लगे, अभी बिजनेस सेट किया है. वेल्थ क्रिएशन का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है ये सबसे बेटर तरीका है? Absolutely, absolutely. Mutual funds are the way to go for wealth creation, long-term wealth creation. Right. And उसमें भी जो लोग उतना टाइम नहीं दे पा रहे, they should just focus on creating a good portfolio. Right. अगर आपका portfolio allocation सही है, आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सम बिट ऑफ कमोडिटी, सम बिट ऑफ इंटरनेशनल, आप उसमें ही आप काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे. तो जनरली जब मैं कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या थॉट प्रोसेस से इन्वेस्ट करूँ कि ये म्यूचुअल फंड में मैं एंट्री तो ले रहा हूँ, मेरा एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए कोई म्यूचुअल फंड या ETF में? गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी गोल्स क्या है. राइट, फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्ट फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, मेरे पास इमीडिएटली कोई ऐसी नीड नहीं है कि मुझे एकदम से कुछ खर्चा करना है. वेल्थ क्रिएशन बिकम्स अ गोल. वेल्थ क्रिएशन बिकम्स माई गोल. बट कई लोग के लिए हो सकता है गाड़ी लेना, वेकेशन पे जाना, अपने बच्चों की एजुकेशन फंड करना, नया घर लेना. सो आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा डिपेंडिंग कि आपका गोल कितना क्रिटिकल है, कितना नियर है या कितना फार है, उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं. एंड उसी टाइप की फिर आपको कॉल लेनी पड़ेगी. अगर आपका गोल आपकी चाइल्ड एजुकेशन है जो कि 15 साल बाद आने वाली है, तो आपका लेट्स से मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है. बट आपकी अगर नियर टर्म में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो करंट मार्केट कंडीशन में शायद मैं लार्ज कैप में ही रहूं और मल्टी एसेट फंड्स के साइड मेरा रुझान हो जाए रादर देन मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर और रिस्की कैटेगरी से. तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, और उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. सर दिस डेफिनेटली हेल्प्स. सो रिसेंटली हम पढ़ रहे थे कि मेरे ने भी स्मॉल मिड कैप साइड पे कुछ फंड्स लॉन्च किए. सो आपका क्या बिहेवियर पैटर्न आपने देखा है अमॉन्ग इन्वेस्टर्स? आर दे अडॉप्टिंग इट? मेरे को कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? व्हाट इज़ योर फर्स्ट इनिशियल फीडबैक? सो मेरे में हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम लोग अलग अलग टाइप के फंड्स लाएं, प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स लाएं जो कि काफ़ी लो कॉस्ट पे वर्क करे, एंड देन एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स या फिर यूनिक प्रोडक्ट्स जो हमें लगता है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो सकते हैं. तो हमने एक स्ट्रैटेजी पे काम किया विच इज़ मिड एंड स्मॉल कैप. सो मिड एंड स्मॉल कैप फंड एक्टिव साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज दैट कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट, एंड पैसिव साइड पे भी कोई ऑप्शन नहीं था. तो वी थॉट कि मिड एंड स्मॉल कैप टुगेदर can be a very powerful option to take exposure in this two very big segments, right? And opportunities जो कि इन दोनों segment में लाई करती है. And ये product में basically 50 mid cap companies होंगी, इन 50 small cap companies होंगी, जिनका selection हम लोग basically liquidity metrics पे, quality metrics में, जहाँ पे हम profitability, leverage, profit stability देखेंगे, एंड साथ में परफॉर्मेंस मेट्रिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इन लास्ट 6 मंथ एंड 12 मंथ पीरियड. इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करके 50 मिड कैप 50 स्मॉल कैप चूज़ करेंगे, एंड टिपिकल वेट विल बी अराउंड 75% टुवर्ड्स मिड कैप, 25% टुवर्ड्स स्मॉल कैप फ्रॉम अ वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, और होपफुली विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन बोथ मिड एंड स्मॉल कैप stories. And idea ये है कि because we are blending it,
risk will be थोड़ा सा on the lower side, more comparable to mid cap instead of small caps. While we were reading this, हमने ये चीज़ और नोटिस की कि इसको हमने पैसिव फंड में क्लासीफाई किया। Correct. तो लेकिन अभी हमने जब डिस्कस किया तो वी स्पोक अबाउट क्वालिटी, वी स्पोक अबाउट नंबर्स। तो जब हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो शायद एक्टिव की तरफ नहीं चले जाते। हाँ, यहाँ पे बेसिकली स्मार्ट बीटा फंड्स आते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर बेस्ड फंड्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं इस समय पैसिव स्पेस में। तो यहाँ पे बेसिकली इंस्टेड ऑफ पिकिंग कंपनीज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट कैप, जैसे कि निफ्टी 50 में होता है, नेक्स्ट 50 में होता है, मिड कैप 150 में होता है, हम लोग कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे या पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। एंड ये जो पैरामीटर्स है काफ़ी इंट्यूटिव है। अगर आप एक लो वॉलेटिलिटी बिहेवियर को टारगेट करना चाहते हो तो आप ऐसी कंपनीज को चूज़ करोगे जिनका प्राइस ज़रा स्टेबल रहा है। तो इफ़ यू लुक एट लास्ट 12 मंथ और 24 मंथ और 3 ईयर पीरियड एंड देखते हैं जिसकी प्राइस ज़्यादा स्टेबल रही है, इफ़ यू पिक दो स्टॉक्स, टिपिकली यू आर टारगेटिंग अ लो वॉल स्ट्रैटेजी कि आपका पोर्टफोलियो फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्टेबल रहे, राइट। देन इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्मार्ट बीटा फंड्स काफ़ी पॉपुलर हुए, बिकॉज आप एक सर्टेन बिहेवियर को टारगेट कर सकते हो। तो एक मोमेंटम बेस्ड फंड्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, जहाँ पे यू आर ओनली सेलेक्टिंग कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने या 12 महीने में रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे काफ़ी अच्छी रही है। प्राइस परफॉर्मेंस ये पोर्टफोलियो आप बनाते हैं एंड बेसिकली दिस इज अ मोमेंटम चेजिंग और रिटर्न चेजिंग पोर्टफोलियो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। देन आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जहाँ पे यू आर पिकिंग कंपनीज बेस्ड ऑन क्वालिटी मेट्रिक्स। अब लोग क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अर्निंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए और लेवरेज कम होना चाहिए, राइट, विच इज डेट इक्विटी रेशियो लेट्स से और द लोअर साइड होना चाहिए। अगर आप ऐसी कंपनीज से पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो टिपिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। आपका साइडवेज मार्केट या बियर मार्केट में ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है, बिकॉज दीज कंपनीज आर मोर सस्टेनेबल फ्रॉम अ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऐसे पोर्टफोलियोज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको पसंद है क्वालिटी पोर्टफोलियो, इनको ऐसा ही फंड चाहिए जो कि बैड टाइम्स में भी स्टेबल रहे, भले ही बुल मार्केट में उतना रिटर्न ना दे, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जब फंड्स बनाए और इस फंड की बात करें तो हम लोगों ने क्वालिटी एज अ पैरामीटर यूज़ किया, एज अ फैक्टर यूज़ किया, बिकॉज सी मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ही ज़रूरी होता है ये जानना कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है, लेवरेज कम है, अर्निंग स्टेबिलिटी है, राइट। एक बेसिक सैनिटी होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ हमने मोमेंटम को भी यूज़ किया, बिकॉज वी फेल्ट कि अल्टीमेटली पीपल आर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे वांट रिटर्न, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज ऑल्सो। तो हमने दोनों फैक्टर्स यूज़ करके ये फंड बनाया है एंड दिस इज हेंस कॉल्ड अ मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो। बट इन्हीं सब रीजंस की वजह से आजकल ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बिकॉज instead of simply targeting companies based on market cap, you are targeting companies based on a certain behavior, right. So we can say पैसिव इसलिए बुला सकते हैं क्योंकि हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, सिस्टम हमारा रिजिड है, हम इसी को फॉलो Absolutely. There's a rule or an algo which is fixed, which runs based on a rule, एंड उसके बेसिस पोर्टफोलियो का सिलेक्शन होता है एंड उसी बेसिस पे इंडेक्स चलता है एंड उसी बेसिस पे ETF चलता है। This is as good as a passive fund. This is a passive The fund. involvement becomes minimal once the fund is made. Correct. Perfect. Thank you so much, Siddharth. I think most of the questions which I had in mind, सारे आंसर आपने बहुत ही अच्छे से कर दिए. There were a lot of misconceptions that people might be carrying before this podcast about small cap, mid caps, large caps, what are ETF, what are mutual funds, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे से आंसर कर दिए ऑडियंस के लिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सभी को ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर सच पॉडकास्ट विद Mirae Asset in the upcoming times as well. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.